हर किसी का सपना होता है कि भाई उसका अपना एक घर हो, और ज्यादातर जब हम घर बनाते हैं तो होम लोन की रिक्वायरमेंट हमको होती ही होती है। अब जब भी आप होम लोन ले रहे हो तो कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो फिर तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ जाएगी। तो सबसे पहले तो भाई आपको ये देखना है कि जो घर आप परचेज कर रहे हो वो घर कितने रुपए का होना चाहिए आपके हिसाब से, आपकी अर्निंग के हिसाब से। तो उसका एक फॉर्मूला है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है, यानी साल में आप जितना भी रुपया कमाते हैं, मान लो आप एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो वो जो आप घर ले रहे हैं वो 5 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि उसकी जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो 5 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं तो घर आप 5 करोड़ तक का खरीद सकते हैं। ये सेफ होता है और ये काफी सही फॉर्मूला है। तो आप देखिए भाई, आप कितने रुपए कमाते हैं एक साल में, 5 से गुणा कर लीजिए, जो भी इनकम आए, बस उससे ज्यादा आपको खरीदना नहीं है घर। दूसरी बात, जब आप घर खरीद लेंगे, आप सोच लेंगे कि भाई मान लीजिए मैं तो 1 करोड़ रुपए कमाता हूं एक साल का और मैंने 3 करोड़ का एक घर खरीदना है। अब आप होम लोन के लिए जब जाएंगे तो वहां पे भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, होम लोन जब हम अप्लाई करेंगे तो हम जो टेन्योर है वो कितने टाइम का ले, हमको ये होम लोन की जो किस्त है वो कितने टाइम तक चुकानी है। कोई आपको 10 साल के लिए बोलेगा बैंक, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए भी बोल सकता है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार हम 20 साल के लिए अगर हम लोन लेते हैं, 20 साल तक हम ईएमआई देते हैं, तो शुरुआत में जो ईएमआई है वो कम रहती है, यानी कि कम अमाउंट की रहती है। 15 साल की करते तो ज्यादा अमाउंट की रहती है, 10 साल की करते तो और ज्यादा अमाउंट की रहती है, और 30 साल की करते हैं तो बहुत कम अमाउंट की ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। तो ये तो एक चीज हो गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आप देखिए, अगर मान लीजिए आप 10 साल के लिए ईएमआई भरते हैं और लोन आप 10 साल में चुकाते हैं, तो जो ओवरऑल आप पैसा चुकाएंगे टोटल लोन प्लस इंटरेस्ट वो कम होगा। 20 साल में चुकाएंगे ज्यादा होगा, 30 साल में चुकाएंगे तो और भी ज्यादा होगा। तो जितना हो सके कम टाइम के लिए लोन ले। आपको लगेगा कि शुरुआत में ईएमआई ज्यादा है, लेकिन भाई साहब आप पूरा जो ओवरऑल पैसा बैंक को देने वाले वो काफी कम होगा। और एक चीज और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आज मैं यंग हूं, मेरी उम्र 35, 40 या 45 साल के आसपास है, आज मैं अपना एक घर बना रहा हूं, मेरी आज एनुअल इनकम जो है आने वाले टाइम में हो सकता है एनुअल इनकम कम हो जाए, तो अभी तो हम ज्यादा ईएमआई भी पे कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी इनकम कम हो जाए तो हम उतनी ईएमआई नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं 10 या 15 साल से ज्यादा आप होम लोन का जो टेन्योर है वो नहीं ले। अगर आप 10-15 साल में लेंगे तो आपको ईएमआई हो सकता है थोड़ी ज्यादा देनी पड़े, लेकिन एक तो आप जल्दी लोन फ्री हो जाएंगे और ओवरऑल जो आपको रकम चुकानी है बैंक को वो भी कम होगी। अब बात आती है भाई साहब इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप होम लोन लेने जाते हैं, पहली बात तो आप बैंक में बहुत रिसर्च करें। आजकल भाई इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है और आप बैंक में जा सकते हैं, वहां पे जो लोन एग्जीक्यूटिव उनसे बात कर सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट कितना लगेगा, और उसमें आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं इंटरेस्ट में। बहुत सारे जो लोन एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मैनेजर होते हैं बैंक के, उनके पास थोड़ी बहुत पावर रहती है कि वो आपका लोन थोड़ा बहुत कम ज्यादा करा सकते हैं। तो थोड़ा आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, थोड़ा नेगोशिएट कीजिए ताकि आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। और वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और एक मिलेगा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अब ये है क्या? देखिए फिक्स्ड की अगर बात करें तो फिक्स्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए आज सपोज आपको 11% पर लोन मिल रहा है और ये फिक्स्ड जो इंटरेस्ट रेट है, तो जब तक आप लोन को चुकाएंगे तब तक ये 11% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट जो है वो तय होता है रेपो रेट पर। रेपो रेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। दूसरा वही होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट है उसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज 11% चल रहा है और आपने फ्लोटिंग लिया, तो कल अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो ये 13% भी हो सकता है, और रेपो जो रेट है वो गिर जाती है तो ये 8% भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग में थोड़ी रिस्क है, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको कौन से वाले इंटरेस्ट रेट को चूज करना है। वैसे मेरे हिसाब से ज्यादातर जो लोग चूज करते हैं वो फ्लोटिंग को ही करते हैं, और बैंक भी ज्यादातर फ्लोटिंग की सलाह आपको देता है। तो जब भी आप लोन ले होम लोन, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब 2 बातें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। बैंक वाले तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। बैंक वाले आप पे 2 चीज का प्रेशर करेंगे। पहली चीज तो ये है कि वो कहेंगे कि आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपने 15 साल के लिए लोन लिया, खुदा ना करे कल आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो लोन है वो आपकी फैमिली कैसे चुकाएगी, कौन चुकाएगा? तो वो कहेंगे कि हम आपको एक इंश्योरेंस भी करके देंगे ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस लोन को पे कर सके। लेकिन इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपको अभी पे करना पड़ेगा, जो आपके लिए ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा
जो कस्टमर हैं आप लोन के लिए गए थे, आपको एक इंश्योरेंस और यानी एक प्रोडक्ट है इंश्योरेंस, वो भी सेल कर दिया गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये कि इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये तो वैसे तो आपकी खुद की चॉइस है। आरबीआई का कोई ऐसा नियम नहीं है कि मैंडेटरी किया हुआ है कि जिसको आपने होम लोन दिया है उसको इंश्योरेंस देना ही देना है, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ये आपके लिए सही है। अगर मेरा एक एक्सपीरियंस आप अगर माने तो मैं ये कहूंगा कि इंश्योरेंस एक सही चीज है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी फैमिली पे वो बर्डन नहीं आएगा और इंश्योरेंस कंपनी वो पे कर देगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि जब आप होम लोन ले रहे हैं और आपने पहले से कोई इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखा है, मान लीजिए आप 50 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपने 50 लाख का 1 करोड़ का पहले से कोई टर्म इंश्योरेंस भी ले रखा है, तो फिर तो आपको होम लोन के साथ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक टर्म प्लान है। तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो आप बैंक को बता सकते हो भाई मेरे पास तो ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस है, तो अगर मेरे साथ कुछ हैपनिंग हो जाती है तो भी जो मेरे फैमिली है उसको पैसा मिल जाएगा, वो लोन पे कर पाएगी। तो कोई आरबीआई का कोई ऐसा मैंडेटरी नियम नहीं है कि वो आपको, जो बैंक कर्मी है वो आपको लोन के साथ इंश्योरेंस बेचे ही बेचे। तो आपके ऊपर, खुद के ऊपर ही ये जो है डिपेंड करेगा कि आपको इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है। सोच समझ के विचार कीजिएगा। अब दूसरी बात और बता देता हूं जो आपको सच में कोई नहीं बताता, वो बात ये है कि आप जब बैंक में जाते हो तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात करते हो। जिस भी बैंक में जाते हो आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हो। लो भाई, इंटरेस्ट रेट के अलावा आप जब भी बैंक में जाते हो कि भाई मुझे एक होम लोन लेना है, तो हर बैंक में आप ये भी पूछे कि भाई आप कितना चार्ज करोगे, क्योंकि उनके फाइल चार्ज, सर्विस चार्ज ये भी होते हैं, इवन स्टैंप ड्यूटी भी होती है जो हर बैंक की अलग अलग होती है, डिफर कर सकती है। किसी बैंक में हो सकता है फाइल चार्ज 10,000 रुपये हो, किसी में 2,000 रुपये हो, किसी में 20,000 रुपये हो। तो वो भी आपको पूछना है कि आप कितना स्टैंप ड्यूटी लोगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मैं 1 करोड़ का लोन दूंगा तो भैया 25,000 के मुझे स्टैंप चाहिए, और 25,000 के स्टैंप जो आप लेने जाओगे तो उस पर भी टैक्स वगैरह लग के वो 30,000 के आसपास के आएंगे। तो वो सारा का सारा जो एस्टीमेट है वो आप लगा के देखिए कि कौन सा बैंक आपसे कम फाइल चार्ज ले रहा है, कम स्टैंप ड्यूटी ले रहा है, उसको आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जो हमारी ईएमआई है वो कितने रुपए की होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी आपकी मंथली इनकम है, जितना भी आप रुपया कमाते हो, होम लोन की जो ईएमआई है वो आपकी इनकम की 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे आप ज्यादा कर लोगे तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी। होम लोन की जो ईएमआई है वो आप 35% ही रखिए। और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा ये तो है आप होम लोन ही ले लेंगे, इसके अलावा मान लो आप क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं, या कोई और आप कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, और भी कुछ लोन ले सकते हैं, या आपने लिया हुआ है, तो 15% उनकी जो अपनी इनकम का 15% वहां भी आप जमा करा सकते हैं। कुल मिला के आपने जितनी भी चीजें ले रखी है, भले कार लोन चल रहा है, आप पे व्हीकल लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड की जो भी फाइनेंशियल आपके जो सिस्टम है, उनमें आपकी जो मंथली इनकम है उसका 50% से ज्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास अभी तक कोई लोन नहीं है, सिर्फ होम लोन आप ले रहे हैं, तो आप 35% तक का ईएमआई दे दीजिए अपनी इनकम का। इससे ज्यादा की ईएमआई मत बनवाइए। मैक्सिमम आप 40% तक की इनकम की बनवा सकते हैं। बाकी का जो 10% आपका बचा है उसमें चाहे आप कोई और लोन लेना चाहे, जैसे पर्सनल लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड आपका हो सकता है, उसको आप वहां पे मैनेज कर सकते हैं। और अगर पहले से ही आपने ले रखा है और आपको लगता है कि यार मैं अपनी इनकम का 12-13% तो ऑलरेडी दे रहा हूं, तो भी होम लोन, फिर मतलब टोटल बात यह है समझने की कि आप जो भी कमाते हैं मंथली उसका 50% ही आपकी सभी ईएमआई में मिला के जाना चाहिए और बाकी 50% आपके पास होना चाहिए। ये एक सही फॉर्मूला है होम लोन लेने का। तो लोन के मुताबिक, होम लोन के मुताबिक जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई साहब लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।